हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जिम खान। बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। आज बेटे अपन कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, और ये टॉपिक है जीव और समष्टियां। तो समष्टियों का माने होता है बेटे पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। तो बेटे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं जीव से संबंधित, जीव क्या है, बायोम क्या होते हैं, उसका संबंध क्या होता है। तो आज बेटे हमारा टॉपिक होगा टोटली पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। तो बेटे जनसंख्या क्या होती है? एक डेमोग्राफी होती है जिसके अंदर जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, और हर 10 साल में बेटे इसकी गणना भी की जाती है जिसको सेंसस कहा जाता है। जो जनसंख्या होते बेटे, ये एक ही समय पर एक ही आवास में पाए जाने वाले समान जीवों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। और एक ही जनसंख्या के जो जीव होते हैं उनमें परस्पर जनन क्रिया भी संभव होती है। तो एक तो ये याद रखना बेटे, एक ही आवास में एक ही समय पर पाए जाने वाले समान जीवों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। इतना आपको याद रखना है। डेमोग्राफी होते बेटे जिसके अंदर जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या और जीव में बेटे अंतर होता है कि जीव जन्म लेता है और मरता है, लेकिन जनसंख्या जन्म और मृत्यु नहीं होती। इनकी जनसंख्या की जन्म दर होती है और मृत्यु दर होती है। तो इकाई समय में बेटे जन्म लेने वाले जीवों की संख्या को तो जन्म दर कहेंगे, और इकाई समय में मरने वाले जीवों की संख्या को मृत्यु दर कहेंगे। उसके अलावा बेटे लिंग अनुपात होता है। उसके अलावा विशेष एज होती है जिसके आधार पर यह जन्म दर बढ़ती है। दो तरह के ग्राफ अपन पढ़ेंगे, एक तो जे शेप ग्राफ आएगा बेटे, एक सिग्मोइड वक्र आएगा, जिसके आधार पर अपन जनसंख्या वृद्धि के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए बच्चों अपन शुरुआत करते हैं। यहां से अगला टॉपिक हमारा होगा यानी समष्टियां यानी पॉपुलेशन। तो यहां आप देखिएगा बेटे, ये टॉपिक हमारा रहेगा यहां पर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। तो एक तो याद रखना बेटे, यहां पर होगी डेमोग्राफी। डेमोग्राफी तो डेमोग्राफी यानी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ये याद रख लेना। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो इसको तो आप कहोगे बेटे डेमोग्राफी, यानी डेमोग्राफी में किसी भी स्थान की जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है डेमोग्राफी। डेफिनेशन आप क्या देंगे बच्चों? यानी एक ही आवास में एक ही समय पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या, यह संख्या कहलाती है जनसंख्या। तो बेटे जनसंख्या को सीधी सी परिभाषा में आप याद कर लीजिएगा कि एक ही समय पर एक ही आवास में एक ही समूह के जीवों की जो संख्या है वह कहलाती है बेटे जनसंख्या। जैसे पर्टिकुलर एरिया है, जैसे कोटा है बेटे, तो कोटा पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर समय है, जैसे 2023 है। तो इस समय यहाँ पर एक ही जाति के जीवों की जो संख्या है उस संख्या को आप कहोगे जनसंख्या। तो इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखना है। आवास एक होना चाहिए, समय एक होना चाहिए बेटे। तो उस एक आवास एक समय पर जो एक ही जाति के जीवों की जो संख्या होती है वह संख्या कहलाती है जनसंख्या, जिन्हें समष्टि भी कहेंगे और जिसे पॉपुलेशन भी कहेंगे। तो ये जरूर याद कर लेना बेटे। तो अब इसके लिए कुछ पॉइंट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले है समष्टि के गुण, यानी जनसंख्या के गुण क्या क्या हैं। क्या क्या बेटे, ये जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है ना, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, लिंग अनुपात क्या होता है, ये सारी चीजों को यहाँ पर अपन को देखना है। तो पहले तो देखो बेटे, अधिकांश सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में समूह में रहते, यानी अधिकांश जो जंतु हैं बेटे, ये ध्यान रखना, अधिकांश जो जंतु है ये भौगोलिक क्षेत्र में समूह के रूप में रहते हैं और समान संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं या उनके लिए वह स्पर्धा भी करते हैं। तो इस तरह से यह आपस में जनन भी करते हैं, इस प्रकार की समष्टि की रचना करते हैं। तो देखो बेटे, ये तो परिभाषा थोड़ी सी जटिल हो गई, यानी ये परिभाषा एनसीईआरटी ये बता रही है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं का ऐसा समूह जो बेटे वह आपस में संसाधनों का साझा भी करते हैं, उन संसाधनों की उनमें स्पर्धा भी होती है और इंटरब्रीड भी करते हैं बेटे, जनन भी करते हैं। तो ऐसे समूह मिलकर जनसंख्या बनाते हैं। तो ये तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपको कैसे याद करना है कि एक ही समय पर एक ही स्थान पर
एक ही जाति के जीवों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। या फिर बेटे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद कर लो कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद जीवों की संख्या जो अपने संसाधनों को साझा करते हैं या फिर संसाधनों की प्रतिस्पर्धा रखते हैं और साथ में इंटरब्रीड करते हैं, तो ये समूह जो है जनसंख्या कहलाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट में आपको याद रखना है बेटे, सेकंड पॉइंट यहां पर देखिएगा, अलैंगिक जनन से भी जन्म लेने वाली वेष्टियों का समूह भी पारिस्थितिकी अध्ययन के लिए आमतौर पर समष्टि मान लिया जाता है। जैसे बेटे अलैंगिक जनन है, कई प्रकार के अलैंगिक जनन होते हैं, जैसे अमीबा है, अमीबा बाइनरी फिशन करता है और इस तरह से कई सारे अमीबा बना लेता है। तो कई सारे जो अमीबा बनेंगे वह भी क्या होंगे बेटे, यानी जनसंख्या को उनको मान लिया जाएगा, क्योंकि अलैंगिक जनन करने वाले जो जीव हैं वो कुछ ही समय में बेटे हजारों की संख्या में नए जीव पैदा कर लेते हैं। तो एक ही जाति के जीव से बनने वाले अलैंगिक जनन के दौरान नई जातियां या उस नई जाति के जो सदस्य हैं वह भी बेटे आपस में एक ही पॉपुलेशन के होंगे, एक ही जनसंख्या के होंगे। यानी जनसंख्या का मतलब ये होता है कि एक ही जाति के सदस्य, एक ही जाति के सदस्यों का समूह जो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकता है बेटे, ये जनसंख्या का समूह कहलाता है। तो यह भी याद रखना कि अलैंगिक जनन करने वाले से जन्म लेने वाली कई प्रकार की जो है जीवों का समूह, इसको भी जनसंख्या समूह मान लिया जाता है। एनसीईआरटी ये बता रही है बच्चों कि कई प्रकार के अलैंगिक जनन से जो जन्म लेते हैं, तो वो जन्म लेने वाले जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को भी आप क्या मान सकते हैं, यानी जनसंख्या मान सकते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटे। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आर्द्र भूमि में सभी जलकौक, वन क्षेत्र में सागवान के पेड़, संवर्धन प्लेट पर जीवाणु, त्यागे गए आवास में चूहे और तालाब में कमल के पौधे आदि भी समष्टि के उदाहरण ही माने जाते हैं। मतलब ये है बच्चों कि यहाँ आपसे बता रहा है बेटे एनसीईआरटी के आर्द्र भूमि में पाए जाने वाले जल कवक होते हैं, उसके अलावा बेटे वन क्षेत्र में पाए जाने वाले सागवान के पेड़ है और किसी संवर्धन प्लेट पर ग्रो करने वाले जीवाणु हैं। तो ये सारे के सारे बेटे आपस में जनसंख्या के समूह ही होंगे। जैसे चूहों को एक साथ छोड़ दिया तो चूहे आपस में जनसंख्या बनाएंगे, संवर्धन प्लेट पर जीवाणु मौजूद है वो आपस में एक जनसंख्या के होंगे, बड़े बड़े जो है बेटे वन क्षेत्र में सागवान के पेड़ है वह एक जनसंख्या के होंगे। तो कहने का मतलब ये आपको याद रखना है कि बेटे जो है क्या कहते हैं, वन क्षेत्र में सागवान के पेड़ मान लो या संवर्धन प्लेट पर जीवाणु मान लो या छोड़े गए किसी आवास में चूहे मान लो या तालाब में कमल के फूल, तो यह आपस में बेटे यानी ये जनसंख्या के समूह के रूप में माने जाएंगे। जैसे तालाब में कमल के फूल है तो अब कहोगे भी कमल के फूलों की संख्या कितनी है, सपोज करो एक तालाब में 200 कमल के फूल है तो 200 कमल के फूल आपस में मिलकर वह कमल के फूल की जनसंख्या बना लेंगे। किसी वन के अंदर बेटे मान लो 400 सागवान के पेड़ है तो 400 सागवान के पेड़ मिलकर जो समूह बनाएंगे उसे आप जनसंख्या कह सकते हो। किसी कल्चर प्लेट पर जीवाणु की बेटे कॉलोनियां बन गए तो सारे जीवाणुओं को मिलाकर वो आप उसकी पॉपुलेशन कह सकते हो। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे आप देखिएगा, परिवर्तित पर्यावरण का सामना करें और प्राकृतिक वर्ण द्वारा वांछित लक्षण को विकसित करने का कार्य समष्टि स्तर पर ही होता है। यानी बेटे याद रखना, ये छोटा पॉइंट आपको याद रखना है कि परिवर्तित पर्यावरण का सामना करने और प्राकृतिक वर्ण द्वारा वांछित लक्षणों का विकास करने का कार्य भी समष्टि स्तर पर ही होता है। यानी बेटे याद रखना कि जैसे मान लेते हैं कोई जीव है, अब पर्यावरण वहां पर परिवर्तित हो गया तो उसके कारण बेटे वहां के जीवों की संरचना में कुछ बदलाव आ जाएंगे या प्राकृतिक वर्ण के कारण नए लक्षण ट्रेट उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये जो लक्षण उत्पन्न होंगे ये पॉपुलेशन में होंगे, किसी समुदाय में या बेटे जो है जगत में नहीं होंगे। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वह एक ही जाति के सदस्य से होती है जिसे आप जनसंख्या कहते हैं। तो ये जो वातावरण के बदलाव के कारण या प्राकृतिक वर्ण के कारण जो बेटे नए लक्षण उत्पन्न होते हैं तो ये भी आपको जनसंख्या में ही देखने को मिलेंगे। तो आप देख लीजिएगा कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा यानी वांछित विशेषों को, ट्रेट का माने होता है बेटे लक्षण,
तो विशेष लक्षणों को जो विकसित करने का कार्य भी किस स्तर पर तो है, समष्टि स्तर पर ही होता है। तो यह भी याद रखना कि अगर प्राकृतिक वर्ण के कारण कोई विशेष लक्षण बेटे उत्पन्न होता है तो ये विशेष लक्षण उत्पन्न होने का कार्य भी किस स्तर पर होगा, पॉपुलेशन यानी समष्टि स्तर पर ही होगा। तो ये आपको यहां पर समझना है। आगे आप देखिएगा बेटे 5वें बिंदु पर कि इसलिए समष्टि जो है पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। यानी बेटे जो इकोलॉजी होती है, और इकोलॉजी क्या है कि किसी भी जीव का उसके वातावरण के साथ में जो संबंध प्रदर्शित होता है उस संबंध को अपन इकोलॉजी कहेंगे। और उस वातावरण के अनुसार उस जीवों की संरचना में कुछ बदलाव आएंगे तो ये बदलाव भी बेटे जीव यानी समष्टि स्तर पर आएंगे। तो याद रखना समष्टि जो है या जनसंख्या है वो बेटे पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। क्योंकि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं अपन, पारिस्थितिकी कहते हैं किसी भी जीवों का समूह जो अपने वातावरण के साथ में संबंध स्थापित करता है, तो इसे कहा जाता है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। समष्टि में कुछ जीव ऐसे गुण होते हैं जो व्यष्टि जीव में नहीं होते, यानी बेटे समष्टि और एक होता है व्यष्टि जीव। अब ऐसे ध्यान रखना, जैसे बेटे मानव जनसंख्या है तो मानव जनसंख्या तो समष्टि है और अपन क्या है, अपन जीव हैं। तो किसी जनसंख्या में रहने वाले जो सदस्य हैं वह जीव होंगे। अब कई गुण ऐसे होते हैं जो जीव में होते हैं वो जनसंख्या में नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि जीव बेटे उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, मरता है। पूरी जनसंख्या जन्म और मृत्यु जो है ना तो जन्म लेती है और ना ही मृत्यु होती है जनसंख्या की। न्याय दर के रूप में पहचानी जाएगी कि देखो बेटे आपको ही पता है कि किसी भी जनसंख्या में प्रतिदिन हजारों जीव मरते हैं, हजारों जीव पैदा होते हैं। जैसे मानव जनसंख्या ले लो आप तो पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे तो हजारों की संख्या में मनुष्य पैदा भी होते हैं बेटे और हजारों की संख्या में मनुष्य मरते भी हैं। लेकिन आप न्यू नहीं कह सकते कि फला फला देश की जनसंख्या मर गई, फला फला देश की जनसंख्या पैदा हो गई। तो ये मेन डिफरेंट आप याद रखना कि जनसंख्या की जन्म और मृत्यु नहीं होती है, जबकि जनसंख्या में रहने वाला जो जीव है, जो जीव होता है बेटे उसका जन्म भी होगा और उसकी मृत्यु भी होगी। तो यही यहाँ पर एनसीईआरटी आपको बता रही है कि समष्टि में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो जीव में नहीं होते। जैसे कि बेटे कि जैसे ये वेस्ट है, जन्म और मरता है, यानी वेस्ट का माने होता है बेटे सदस्य, यानी सदस्य या जनसंख्या में पाए जाने वाला जीव। तो जो व्यष्टि होता है, सदस्य होता है, वह जन्म भी लेता है और मरता भी है। लेकिन जो जनसंख्या होते हैं बेटे समष्टि यानी जनसंख्या में जन्म दरें और मृत्यु दरें होती है, ना कि जनसंख्या जन्म लेती है और मृत्यु होती है। तो ये थोड़ा सा बिंदु भी आपको याद रखना है कि बेटे जनसंख्या और उसमें रहने वाले जीव कुछ गुणों के आधार पर भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं कि जो जीव होगा, जो जनसंख्या का सदस्य होगा, वह बेटे जन्म भी लेगा और वह मरता भी है। लेकिन जो जनसंख्या होती है उसकी जन्म दर होती है, मृत्यु दर होती है, लेकिन बेटे जनसंख्या ना तो जन्म लेती है ना ही ये मरती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखिएगा बच्चों कि जनसंख्या में इन दरों को क्रमशः है। अब ध्यान रखना बेटे, प्रति व्यक्ति जन्म दर और प्रति व्यक्ति मृत्यु दर कहते हैं। तो बेटे यहाँ पर जो जन्म दर होती है इसको तो कहा जाता है नेटेलिटी, और जो यहाँ पर बेटे मृत्यु दर होती है इसे कहा जाता है मॉर्टेलिटी। अब मैं दोनों को बता देता हूं कि प्रति इकाई समय में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या यह जन्म दर कहलाती है बच्चों, और प्रति इकाई समय में मरने वाले जीवों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। तो यहाँ आप देख लें कि जनसंख्या में इन दरों को क्रमशः क्या कहा जाएगा, जन्म दर और मृत्यु दर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं बेटे, यानी यहाँ पर मैं लिख रहा हूं जन्म दर, तो जन्म दर को आप कहोगे मोर्टेलिटी। और यहां पर याद रखना बेटे कि जन्म दर में क्या है, प्रति इकाई समय में, यह आपको याद रखना है, प्रति इकाई समय में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या।
तो यह आपको याद रखना है कि प्रति इकाई समय में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या यह जन्म दर कहलाती है। और अगर बाय द वे आप इसका दूसरा उल्टा कर दो बेटे, यानी मृत्यु दर, तो मृत्यु दर को आप कहोगे मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी यानी आप इसके इस तरह से याद रखना, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में मरने वाले जीवों की संख्या, मरने वाले जीवों की संख्या। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि जो पॉपुलेशन होती है ये बेटे इसी के अंदर जन्म दर होती है और इसके अंदर मृत्यु दर होती है। अब इसलिए दर को समष्टि के सदस्यों के संबंधों में संख्या में परिवर्तन के रूप में प्रकट किया जाता है। यानी जो दर है बेटे, ये दर को जो जनसंख्या है उस जनसंख्या की संख्या में परिवर्तन को प्रदर्शित किया जाता है। अब बेटे जन्म दर होगी तो जनसंख्या में जीवों की संख्या में वृद्धि होगी, और अगर मृत्यु होगी तो बेटे जनसंख्या के जीवों की संख्या में कमी होगी। तो ये जो दर होती है ना बेटे, यानी जनसंख्या में जो दर शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ये उस जनसंख्या के जीवों की संख्या में बदलाव को प्रदर्शित करता है। अब अगर आप इसे जन्म दर कहेंगे तो संख्या के जीवों की संख्या में वृद्धि आप याद कर लें, आप मृत्यु दर कहेंगे तो उस जनसंख्या के जीवों की संख्या में कमी कर लें। तो ये जो दर यहां पर बताया गया है बेटे, एक बार और अच्छी तरह से देख ले कि दर को जनसंख्या के सदस्यों के संबंधों में संख्या में परिवर्तन, ये याद रखना बेटे, संख्या में परिवर्तन के रूप में प्रकट किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें कि बेटे जनसंख्या में क्या होती है, जन्म दर होती है, मृत्यु दर होती है। तो जनसंख्या में जो दर होती है बेटे, ये उस जनसंख्या के जीवों की संख्या में बदलाव को प्रकट करती है। अब अगर मान लो जन्म दर है तो बेटे उस जीवों की संख्या में बढ़ोतरी को माना जाएगा, और अगर मृत्यु दर है तो उस जनसंख्या में जीवों की संख्या में कमी को माना जाएगा। तो ये थोड़ा सा समझ लें आप कि जनसंख्या में जो दर आती है बच्चों, ये दर उस जनसंख्या में जीवों की संख्या के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। यहां तक क्लियर? एक उदाहरण दे रखा है बेटे, यहां पर एक एग्जाम्पल है ये कि अगर किसी तालाब में पिछले साल, याद रखना बेटे, कमल के पौधे कितने हैं, 20 थे, और जनन दर द्वारा 8 नए पौधे और हो जाते हैं। यानी पहले बेटे कितने थे, 20 थे, लेकिन अगले साल बेटे उसमें 8 नए पौधे और आ जाते हैं। तो अब इसकी जन्म दर निकालो कितनी होगी। तो बेटे वर्तमान समष्टि कितने हो गए, 28 हो गए। तो हम जन्म दर को इस तरह से निकाल सकते हैं, 8/20 यानी 0.04%। तो बेटे उस तालाब के अंदर जो जन्म दर आई वह आई 0.4%। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो संतति प्रति कमल प्रति वर्ष के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो ये थोड़ा सा सीधा सा लॉजिक है कि पहले पिछले साल उसमें कमल के पौधे कितने थे बेटे, 20 थे। अब इस साल के अंदर 8 नए पौधे और हो गए, तो उस तालाब में कमल के पौधों की टोटल जनसंख्या हो गई 28। अब बेटे उसकी दर कैसे निकालेंगे, तो दर ये निकालेंगे कि नए उत्पन्न होने वाले कमल के पौधे बटे पहले से मौजूद कमल के पौधे। तो नए उत्पन्न कितने हुए, 8, पहले से कितने थे, 20। तो बेटे 8/20 यानी कैलकुलेट करोगे तो 0.04% ये जन्म दर आ जाती है। तो इस तरह से आप ये जन्म दर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे अपन देखते हैं समष्टि का दूसरा विशेष गुण लिंग अनुपात भी है, यानी बेटे लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात को आप क्या कहोगे, सेक्स रेशो कहोगे, सेक्स रेशो। तो ये याद रखना बेटे, यानी महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी होती है, तो उसको कहा जाएगा लिंग अनुपात। जैसे मान लो राजस्थान में लिंग अनुपात आया है कि जो है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। लिंग अनुपात का माने ये ध्यान रखना बेटे, 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या।
तो ये याद रखना बेटे, ये कहलाता है सेक्स रेशो। 1000 पुरुषों पर, जैसे मान लेते हैं अगर अपन कहें कि राजस्थान में लिंग अनुपात मान लो 960 आया है, तो आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि राजस्थान में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 960 है। ये याद रखना। मान लो हमारे भारत देश में महिलाओं का अनुपात ज्यादा केरला में आता है बेटे, वहां 1000, वहां आता है 1000 के ऊपर। मान लो 1200 लिंग अनुपात आया तो 1000 पुरुषों पर 1200 महिलाएं। मान लो 800 लिंग अनुपात आया तो 1000 पुरुषों पर 800 महिलाएं। तो इस तरह से याद रखना बेटे, लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी आती है। तो हर क्षेत्र का लिंग अनुपात अलग अलग आता है। कई जगह पर लिंग अनुपात बहुत कम आता है बेटे, है ना, तो फिर वहां सोचने वाली बात है कि वहां पर भ्रूण हत्याएं ज्यादा हो रही होगी, है ना। तो ये कई सारे इससे पता लगता है कि किस देश का किस क्षेत्र का लिंग अनुपात कितना आता है। तो यहां आप देख ले कि लिंग अनुपात यानी नर तथा मादा का अनुपात, यानी बेटे नर और मादा यानी पुरुष और महिलाओं का अनुपात। तो देखो बेटे कि यहां पर वेष्टि या तो, यानी वेष्टि का माने बेटे सदस्य होता है ना कि जनसंख्या, या तो नर है या फिर मादा है। यह भी आपको पता है बेटे कि जनसंख्या में जो सदस्य होता है, जनसंख्या में जो जीव होता है या तो नर होता है या मादा होती है। तो बेटे यहां पर आप देख लीजिएगा कि जनसंख्या में नर या मादा, लेकिन समष्टि का लिंग अनुपात होता है, यानी बेटे जो, लेकिन समष्टि का लिंग अनुपात नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर नर और मादा है लेकिन समष्टि का तो ये किस रूप में पाए जाएंगे, ये लिंग अनुपात के रूप में पाए जाएंगे। किसी दिए गए समय में समष्टि भिन्न आयु वाले व्यक्तियों से मिलकर बनती है। यह भी याद रखना बेटे कि यहां पर दिए गए समय में, अब यह भी थोड़ा सा समय या दिए गए समय में जो जनसंख्या बनेगी वह भिन्न भिन्न आयु वाले सदस्यों से मिलकर बनती है। ये तो आपको ही पता बेटे। जैसा आज मैं आपसे कहूं कि आज जो है हमारे कोटा की जनसंख्या 20 लाख है, तो बेटे आप क्या समझोगे, क्या 20 लाख केवल 50 वर्ष वाले व्यक्तियों की है? तो 20 लाख जो जनसंख्या है उसमें 10 साल का बच्चा भी है, उसमें 2 साल का बच्चा भी है, उसमें 70 साल का बूढ़ा भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटे कि दिए गए समय में जो जनसंख्या बनती है वह अलग अलग आयु के सदस्यों से मिलकर बनती है ना। उसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं। तो ये आपको यहाँ याद रखना है कि दिए गए समय में जो जनसंख्या है वह भिन्न आयु वाले व्यक्तियों से मिलकर बनती है। तो यह भी याद रखना बेटे कि किसी भी दी गई जनसंख्या में अलग अलग आयु के सदस्य मौजूद होते हैं। उसके बाद में देखो, अगर समष्टि के लिए आयु वितरण आलेखित किया जाए तो बनने वाली संरचना क्या कहलाती है, आयु पिरामिड, यानी इसको कहते हैं बेटे एज पिरामिड। एज पिरामिड। अभी मैं बताऊंगा बेटे कि जो ये एज पिरामिड होता है ना, ये 3 एज पर बनाया जाता है एज पिरामिड, और ये 3 प्रकार का आएगा। तो एज पिरामिड में एक तो होता है बेटे प्री रिप्रोडक्टिव एज, प्री रिप्रोडक्टिव एज, यानी बेटे ये तो होते हैं जब बचपन वाली अवस्था। दूसरी एज जो आएगी वह यहां पर आएगी रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज, और लास्ट में यहां पर आती है जिसे कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज। तो ये याद रखना बेटे, ये कहलाता है एज पिरामिड। अब एज पिरामिड किसी में तो बढ़ता हुआ आता है, किसी में स्थिर आता है और किसी में घटता हुआ आता है। तो ये याद रखना बेटे, यानी जो एज पिरामिड होगा वह बढ़ता हुआ और स्थिर और घटता हुआ, यानी ये यहां पर किसी में बढ़ता हुआ आएगा, किसी में स्थिर आएगा और किसी में घटता हुआ आएगा। तो ये आपको यहां पर याद रखना है कि अगर जनसंख्या के लिए आयु वितरण आलेखित किया जाए, यानी आयु वितरण का माने बेटे भिन्न भिन्न आयु के सदस्य, तो किसी भी जनसंख्या में आयु वितरण 3 तरह का होगा। एक तो जो जनन नहीं कर सकते हो वो आएंगे बेटे प्री रिप्रोडक्टिव, और एक जो जनन के लिए हैं, और एक होगा बेटे पोस्ट रिप्रोडक्टिव
जो कि बुढ़ापे की अवस्था है, जो जनन करने में सक्षम नहीं है। तो इसी को अपन आयु पिरामिड भी कहेंगे, यानी एज पिरामिड कहा जाता है। मानव जनसंख्या के लिए आयु पिरामिड आमतौर पर नर और स्त्रियों की आयु वितरण संयुक्त आरेख को दर्शाता है। अभी आलेख बताऊंगा बेटे मैं आपको। तो जो आयु पिरामिड होती है उसमें नर और स्त्रियों की आयु वितरण को संयुक्त रूप से दर्शाया गया है। तो ये थोड़ा सा आप याद कर लें कि बेटे मानव जनसंख्या में जो एज पिरामिड होता है उसके आधार पर बेटे 3 तरह की पॉपुलेशन में सदस्य देखने को मिलेंगे। एक तो प्री रिप्रोडक्टिव वाले, और एक रिप्रोडक्टिव वाले, और एक होगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले। तो ये अब देखिएगा इसका आलेख किस तरह से आप समझेंगे। ये आलेख दे रखा है बेटे, इसको इस तरह से आपको यहां पर समझना है कि यहां पर ये तो है कौन सा बेटे, यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव ये यहां पर है, यानी रिप्रोडक्टिव, और ये है बेटे प्री रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव तो ये यहां पर 3 स्टेप है, यानी पहली वाली स्टेप तो बेटे ये है, फिर ये है और ये है। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन है एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग यानी बेटे यहां पर ये जनसंख्या बढ़ती हुई है कि यहां पर जन्म से पहले बिना जनन करने वाले सदस्य ज्यादा हैं, है ना, ये ज्यादा है। उसके बाद में बेटे ये जनन करने वाले कम है, और फिर जिसमें जनन संभव नहीं है वो बहुत कम है। तो ये बढ़ती हुई कंडीशन में यहाँ पर आ रहा है। यहाँ देखोगे बेटे आप, तो ये तो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों बराबर की संख्या में है, तो फिर ये ग्राफ यहाँ पर स्थिर आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वाले सदस्यों की संख्या स्थिर है, तो ये ग्राफ बेटे स्थिर रहेगा, यानी ये स्टेबल रहेगा, स्टेबल। और यहां पर ये देखो कि यहां पर प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या कम है, तो फिर यहां पर ये डिक्लाइन आएगा बेटे, ये ग्राफ आएगा डिक्लाइन, क्योंकि यहां पर प्री रिप्रोडक्टिव वाले सदस्यों की संख्या कम है। तो इस तरह से ये एज पिरामिड के रूप में आप यहां पर देख सकते हैं। तो पिरामिड की जो समष्टि आकार, समष्टि की स्थिति प्रतिबंधित पर निर्भर करता है। तो इसमें आप देख लो कि बेटे पहले तो दे रखा है क्या ये बढ़ रहा है, तो पहले वाले में तो ये बेटे बढ़ रहा है, दूसरे वाले में ये स्थिर है, ये याद रखना, और तीसरे वाले में ये घट रहा है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये समष्टि की साइज के आवास और इनकी स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो बहुत कुछ ऐसे बताता है बेटे कि अगर यहां पर प्री रिप्रोडक्टिव सदस्यों की संख्या ज्यादा रहेगी तो वहां पर ग्राफ सीधा आएगा, बढ़ती हुई कंडीशन में नजर आएगा। और अगर बेटे प्री रिप्रोडक्टिव सदस्यों की संख्या स्थिर रहेगी तो जनसंख्या भी वहां पर स्थिर रहेगी। लेकिन अगर प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या कम है तो फिर बेटे पॉपुलेशन भी कम है, तो ये घटती हुई कंडीशन में आएगा। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है बेटे, कभी क्वेश्चन आ जाए कि पिरामिड का आकार जो जनसंख्या की स्थिति को बताता है, तो 3 तरह का ग्राफ आएगा। पहले तो बेटे बढ़ता हुआ आएगा, ये तो क कंडीशन में है, याद रखना, और फिर ये स्थिर आएगा, ये ख वाला पार्ट है, और फिर घटती हुई कंडीशन में आएगा, ये ग वाला पार्ट है। तो इस तरह से ये एज पिरामिड 3 तरह के बनते बेटे, बढ़ती हुई कंडीशन में बड़ा, और स्थिर कंडीशन में बना, और एक हुआ घटती हुई कंडीशन में। आगे आप देखिएगा बेटे कि समष्टि घनत्व, यानी इसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। इसको यहां पर बोलोगे बेटे पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो याद रखना बेटे कि अगर पर्टिकुलर क्षेत्र में, यानी इकाई समय में, इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अब बेटे याद रखना, अगर मान लो कि पर्टिकुलर एरिया है और उसमें कितने जीव पाए जाते हैं, तो ये उसकी जनसंख्या घनत्व का निर्धारण करते हैं। हर देश का जनसंख्या घनत्व अलग अलग आता है। तो कैसे निकालोगे कि इकाई क्षेत्र में, इकाई समय में मौजूद जीवों की संख्या वह कहलाती है बेटे जनसंख्या घनत्व। तो इकाई समय में, इकाई क्षेत्र में कितने जीव मौजूद है, तो वहां पर मौजूद जीवों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो यहां पर आप देख लें कि समष्टि की सबसे उपयुक्त माप आमतौर पर
कुल संख्या है, यानी इकाई क्षेत्र में और इकाई समय में मौजूद कुल जीवों की संख्या, यह संख्या कहलाती है जनसंख्या घनत्व। तो बच्चों याद कर लेना कि इकाई समय में, इकाई क्षेत्र में मौजूद कुल जीवों की जो संख्या है, इसको आप कहोगे जनसंख्या घनत्व। तो इतना आपको याद रखना है। तो यहां देखो बेटे, जैसे एग्जांपल दे रखा है कि अगर 200 गाजर घास पादप है, लेकिन एक अकेला बड़ा कैनोपी वाला बरगद का विशाल वृक्ष है, तो ये कहना पार्थेनियम के सापेक्ष बरगद के समष्टि घनत्व कम है, उस समुदाय में बरगद की महत्वपूर्ण भूमिका को अवलोकन करने के बराबर है। तो ये आपको याद रखना है। ऐसा मानने में समष्टि साइज यानी जनसंख्या के माप के लिए प्रतिशत आवरण या जीव भार या बायोमास अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो बेटे ये तो सीधा याद रखना है आपको कि अगर बाय द वे कि एक जगह पर 200 तो किसके पेड़ हैं, गाजर घास के पेड़ हैं, उसके अलावा बेटे वहां पर एक बरगद का पेड़ है, तो पर्टिकुलर दिए गए क्षेत्र के अंदर गाजर घास का घनत्व ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन चूंकि बरगद का पेड़ है बेटे, उसका महत्व भी वहां पर ज्यादा रहेगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि इकाई समय में, इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले कुल जीवों की जो संख्या है, यह संख्या कहलाती है जनसंख्या घनत्व। तो बेटे अलग अलग देश का जनसंख्या घनत्व अलग अलग आता है। जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा, जहां पॉपुलेशन कम होगी बेटे वहां पर जनसंख्या घनत्व कम होगा। जैसे कई देश होते हैं जिनका क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जनसंख्या कम होती है बेटे वहां पर, तो उनका जनसंख्या घनत्व जो है वह कम होगा। लेकिन जैसे कई देश है, भारत देश है बेटे, तो भारत देश में प्रति एरिया किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह सकते हैं, तो ये जनसंख्या घनत्व, तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर जनसंख्या ज्यादा है तो जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा, और जनसंख्या कम है तो जनसंख्या घनत्व भी कम रहेगा। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। अब यहां देखो बेटे कि किसी जाति के लिए जनसंख्या की साइज एक स्थैतिक प्राचलन नहीं होती है, तो ये समय समय पर बदलती रहती है। तो ये भी याद रखना कि यहां पर जनसंख्या की जो साइज है, जनसंख्या की साइज का माने होता है बेटे जनसंख्या का फैलाव। तो जनसंख्या का फैलाव कोई स्थिर नहीं होता है, यह समय समय पर बदलता रहता है। कभी जनसंख्या घट भी सकती है तो कभी जनसंख्या बढ़ भी सकती है। तो जनसंख्या का जो फैलाव है ये स्थिर नहीं होता, ये समय समय पर बदलता रहता है, और ये समय समय पर बदलता रहता है जो विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। बेटे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे आहार की उपलब्धता भी है ना, ये है आहार की उपलब्धता। एक तो ये याद करना परभक्षण है, परभक्षण दाब है, और मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो बेटे ये आपको याद रखना है कि जो जनसंख्या की साइज है वह स्थिर नहीं रहती है, वह समय समय पर बेटे घटती बढ़ती रहती है। अब ये जो जनसंख्या की साइज है किस किस के ऊपर निर्भर करेगी, तो आहार की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। अगर आहार पर्याप्त मात्रा में वहां पर मौजूद है तो उस एरिया में जनसंख्या साइज ज्यादा होगी, जनसंख्या में जीवों की संख्या बढ़ेगी। उसके अलावा बेटे परभक्षण दाब यानी अगर परभक्षी ज्यादा होंगे तो जनसंख्या कम रहेगी, ज्यादा बढ़ नहीं पाएगी। उसके अलावा बेटे मौसमी परिस्थितियां, अगर मौसम अच्छा रहेगा, मौसम बेटे ज्यादा खराब नहीं होगा तो वहां की जनसंख्या फले फूलेगी। लेकिन अगर बरसात ज्यादा रहेगी या वहां पर बेटे सर्दी ज्यादा पड़ेगी या जहां पर बर्फबारी ज्यादा होती है तो फिर ऐसे एरियाज के अंदर पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जो जनसंख्या साइज है, ये याद रखना बेटे समष्टि की साइज, ये वर्ड याद कर लेना आप। तो जनसंख्या की साइज जो है बेटे वो स्टैटिक नहीं है, मतलब स्टेबल नहीं है, ये याद रखना, यह स्थिर नहीं है। कारण क्या बता रहा हूं बेटे, क्योंकि समय समय पर वहां पर मौसमी बदलाव आता है, या समय समय पर वहां पर आहार में कमी या अधिकता होती है, या परभक्षण का जो शिकार है वह कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो ये तीन कारण हैं जिसके आधार पर जनसंख्या की साइज बेटे बदलती है। एक तो क्या बताया मैंने, आहार की उपलब्धता बताया बेटे, और यह आप भी जानते हैं कि जहां आहार भोजन पर्याप्त मात्रा में मौजूद होगा
वहां पर जल और भोजन पर्याप्त मात्रा में मौजूद होगा तो बेटे वहां पर जीवों की संख्या बढ़ने लग जाती है, जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। और बेटे जहां पर शिकार ज्यादा होगा, जहां पर प्रीडेशन दाब ज्यादा होगा तो बेटे वहां जनसंख्या नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि वहां पर शिकार किया जाएगा जीवों का तो उनकी संख्या में कमी आती जाएगी। मौसमी बदलाव भी याद रखना बेटे, यानी मौसम की परिस्थितियों पर भी जनसंख्या साइज निर्भर करेगी। जहां पर मौसम अगर अच्छा रहेगा, सदाबहार रहेगा तो वहां जनसंख्या फले फूलेगी, यानी इनकी संख्या में ग्रोथ होगी। लेकिन बेटे जहां पर समय समय पर मौसम खराब होता रहता है, कभी ओलावृष्टि हो जाए, कभी बाढ़ आ जाए, तो बेटे ऐसे मौसम के अंदर फिर जनसंख्या ग्रोथ नहीं कर पाती है, तो यहां पर पॉपुलेशन साइज कम होगी। तो वास्तव में परिवर्तन हमें समष्टि में घटित हो रहे हैं, इसका कुछ बोध कराते हैं। अब देखो बेटे यहां पर आगे इसके अंदर ये दे रखा है, अवधि के दौरान दिए गए आवास, ये ध्यान रख बेटे, दिए गए आवास में समष्टि का घनत्व यानी जो जनसंख्या का घनत्व है ये 4 मूलभूत प्रक्रमों पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, याद रखना। यानी जो जनसंख्या का घनत्व है या पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो मैंने आपसे क्या कहा बच्चों कि पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब है कि जहां पर जनसंख्या इकट्ठी हो या पर्टिकुलर समय में एक विशेष क्षेत्र में, इकाई समय में, इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले कुल जीवों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब बेटे पर्टिकुलर एरिया है, उसमें जनसंख्या आ भी सकती है, जनसंख्या जा भी सकती है। तो 4 ऐसे प्रक्रम हैं जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करेंगे। अब 4 प्रक्रम कौन कौन से बेटे, तो देखो सपोज करो जैसे ये जनसंख्या है, अब इसमें हुआ इमिग्रेशन, यानी यहां पर जंतु आए तो क्या होगा, जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा। फिर होगा एमिग्रेशन, यानी यहां से जंतु निकले तो बेटे क्या होगा, जनसंख्या घनत्व कम होगा, ये तो याद करना। उसके अलावा बेटे जन्म दर, तो जन्म दर होते जीवों की संख्या में बढ़ोतरी हुई यानी जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा। फिर बेटे मृत्यु दर, तो मृत्यु दर में यह होगा कि उस जनसंख्या में से कुछ जीवों की मृत्यु हुई तो बेटे जनसंख्या घनत्व कम होगा। तो ये याद कर ले, 2 रचनाएं तो जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने वाली होगी और 2 प्रक्रियाएं जो होगी वह जनसंख्या घनत्व को कम करेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो जनसंख्या घनत्व बेटे ये 4 प्रक्रमों पर निर्भर करता है। पहला तो इमिग्रेशन, फिर एमिग्रेशन, फिर डेथ रेट और फिर एक बर्थ रेट। तो ये थोड़ा ध्यान रख ले। अब बेटे क्या होगा कि जो एमिग्रेशन है और डेथ रेट है ये तो जनसंख्या घनत्व को घटाने वाले होंगे, और जो इमिग्रेशन है और बर्थ रेट है ये दोनों जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने वाले हैं। तो आइए बेटे डायग्राम से समझते हैं अपन कि इन चारों में से 2, अब 2 कौन कौन से, एक तो जन्म दर और एक आप्रवासन, यानी बेटे इसको क्या बोलोगे, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन इमिग्रेशन समष्टि के घनत्व को बढ़ाते हैं, ये याद रखना। और 2, एक तो मृत्यु दर और एक एमिग्रेशन। एमिग्रेशन ये दोनों के दोनों इसको घटाते हैं। तो यहाँ देख लो बेटे कि ये हमारे पास में है, ये है जनसंख्या घनत्व, ये यहाँ पर है पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको अपन एन से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब न्यू समझ लो कि जो इसमें आएगा ये तो बेटे प्लस होगा, है ना, तो आएगा। अब ये भी आएगा तो ये भी प्लस होगा, ये जाएगा तो माइनस होगा, ये जाएगा ये भी माइनस होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप आराम से समझे कि सबसे पहले इधर से देखो बेटे, ये यहाँ पर है बर्थ रेट। बर्थ रेट तो आपको याद है ना कि बर्थ रेट में नए नए जीव पैदा होंगे तो बेटे उस जनसंख्या के जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, है ना। दूसरा यहां पर ये है बेटे यानी इमिग्रेशन। इमिग्रेशन तो इमिग्रेशन का माने होगा आना, यानी इसमें सदस्य शामिल होते बेटे। तो ये एक तो बेटे बर्थ रेट ले लो और एक इमिग्रेशन यानी आप्रवासन ले लीजिएगा। दोनों के अंदर क्या होगा, जन्म दर के अंदर तो बेटे जीवों की संख्या में जो है नए जीव पैदा होंगे तो संख्या में बढ़ोतरी होगी, और इमिग्रेशन के अंदर ये होगा कि किसी जनसंख्या में बाहरी जनसंख्या के सदस्य आकर मिलेंगे, बाहरी उसी जाति के जो जीव हैं वह दूसरे आवास से आकर बेटे इसमें मिलेंगे तो भी जनसंख्या घनत्व में बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगली आप देखो बेटे डेथ रेट। डेथ रेट है ना, तो इसमें भी बेटे ये डेथ रेट में यानी मरेंगे। और ये है यहां पर एमिग्रेशन, ये यहां पर है बेटे एमिग्रेशन।
तो एमिग्रेशन में आप क्या देख रहे हो कि एमिग्रेशन के दौरान बेटे यानी जीव इस जनसंख्या से निकलकर दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, तो एक तो एमिग्रेशन के कारण और एक डेथ रेट के कारण जनसंख्या घनत्व में क्या होगी बेटे, कमी आएगी। तो ये सीधा सा लॉजिक है जो आपको याद रखना है कि बेटे जो जनसंख्या का घनत्व है ये 4 मूलभूत प्रक्रम इसे प्रभावित करते हैं। पहला जन्म दर, मृत्यु दर और बेटे जो है क्या कहते हैं एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। मैं आपको बताता हूं जन्म दर और इमिग्रेशन इन दोनों में से तो जनसंख्या घनत्व में बढ़ोतरी होगी, और बेटे जो दूसरा पार्ट होगा मृत्यु दर और एक जो है एमिग्रेशन, और इन दोनों के अंदर जनसंख्या घनत्व में कमी होगी। तो ये आपको बेटे यहां पर याद रखना है। आगे चले अपन, तो यहां दे रखा है बेटे इसमें पहला है जन्म दर, यानी जन्म दर को आप क्या कहोगे, यानी मोर्टेलिटी, बर्थ रेट तो कहोगे इसे, लेकिन बेटे इसको याद कर लेना मोर्टेलिटी। तो जन्म दर से मतलब है समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। यानी कुल मिलाकर न्यू समझ लो बेटे, इकाई समय में इकाई क्षेत्र में जन्म लेने वाले नए जीवों की संख्या ये जन्म दर कहलाती है। क्या कहा बच्चों मैंने, इकाई समय में इकाई क्षेत्र में जन्म लेने वाले नए जीवों की संख्या जन्म दर कहलाती है, और ये जनसंख्या घनत्व को बढ़ाती है। तो याद करना ये घनत्व में ये जुड़ती है, यानी ये कौन सी है, पॉजिटिव है। दूसरा देखो बेटे, दूसरा आता है मृत्यु दर, जिसको जो है बेटे ये तो है नेटेलिटी नॉट मोर्टेलिटी, और ये होगी यहां पर यानी मृत्यु दर मोर्टेलिटी, और जो जन्म दर होती बेटे इसको कहते हैं नेटेलिटी। तो ये तो नेटेलिटी है, और ये यहां पर होता है हाँ, ये होगा बेटे मृत्यु दर। तो मृत्यु दर किसे मानेंगे आप, यानी इकाई समय में इकाई क्षेत्र में मरने वाले जीवों की संख्या, तो वह संख्या बेटे मृत्यु दर कहलाती है। और मृत्यु दर में क्या होगा कि जनसंख्या घनत्व में जीवों की संख्या में कमी आती है। तो एक नेगेटिव प्रोसेस होगी बेटे ये। तो यहां पर ध्यान, दी गई अवधि में जनसंख्या में होने वाली मौतों की संख्या, यानी समय और अवधि याद रखना बेटे, दिए गए समय में यानी इकाई समय में इकाई क्षेत्र में मरने वाले जीवों की संख्या ये मृत्यु दर कहलाती है। और ये जनसंख्या घनत्व को क्या करती है बेटे, कम करती है, यानी ये नेगेटिव आएगी। उसके बाद में बेटे यहां आता है यानी आप्रवासन, यानी इसको आप क्या बोलोगे, IMMI इमिग्रेशन, ये याद रखना बेटे इमिग्रेशन। तो यहां देखो कि उसी जाति के व्यक्तियों की संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं, ये याद रखना बेटे। यानी किसी भी जनसंख्या के ऐसे सदस्य, ये ध्यान रखना बेटे, यहां पर दे रखा है उसी जाति के, ये वर्ड याद करना, जाति नहीं बदलेगी। जैसे मान लो कोटा है, कोटा में बेटे जैसे मान लेते हैं मानव की जनसंख्या अपन ने 20 लाख ले ली, अब ये 2023 में मान लेते हैं कि बेटे 2 लाख नए मनुष्य और आकर कोटा में रहने लग गए, तो अब कोटा की जनसंख्या कितनी होगी, 22 लाख। तो जनसंख्या उसी जाति के जीवों की संख्या में बढ़ोतरी है। ऐसा नहीं है कि कोटा की जनसंख्या 20 लाख है, अब यहां पर बेटे 2 लाख जो है क्या कहते हैं नए डॉग आ गए, या 2 लाख नई केट आ गई, तो अपन कहेंगे यहाँ कोटा की जनसंख्या तो 22 लाख हो गए। नहीं, उसी जाति के सदस्य आना चाहिए, याद रखना। तो किसी जनसंख्या घनत्व में उसी जाति के सदस्यों का किसी बाहरी आवास से आकर मिलना, तो बेटे ये कहलाता है जनसंख्या घनत्व में इमिग्रेशन यानी प्रवासन। और इस इमिग्रेशन से भी क्या होगा, ये बेटे पॉजिटिव है, यानी ये भी जनसंख्या घनत्व में वृद्धि करेगा। चौथा जो प्रक्रम है उत्प्रवासन, ये होगा इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन में आप देखिएगा बेटे कि जो समष्टि की जो जनसंख्या है वह समय अवधि के दौरान आवास छोड़कर
कहीं और चले जाएं। यानी बेटे ध्यान रखना कि किसी आवास जनसंख्या घनत्व के सदस्य अगर अपनी जनसंख्या घनत्व का आवास छोड़ करके अगर अन्य दूसरे आवास में चले जाते हैं तो फिर इसको कहेंगे एमिग्रेशन, और ये जनसंख्या घनत्व को घटाएगा। तो बेटे सीधा सा मतलब है, कोई रटाफिकेशन नहीं करना है। यानी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले 4 प्रक्रम होते हैं: जन्म दर, मृत्यु दर, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। तो बेटे याद रखना कि जन्म दर और इमिग्रेशन इन दोनों से जनसंख्या घनत्व बढ़ने वाला है, और जबकि बेटे मृत्यु दर और EMI तो इमिग्रेशन से जनसंख्या घनत्व घटता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बन भी चुका है कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले या जनसंख्या घनत्व पर नियंत्रण करने वाले 4 जो है क्या कहते हैं बेटे वह प्रक्रम बताइएगा, या 4 जो है क्या कहते हैं संरचना बताओ। तो ये 4 हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और बेटे क्या कहते हैं इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। ये आपको याद रखना है। आगे देखिएगा बेटे, तो इस तरह से आपको ये जनसंख्या घनत्व याद रखना है और बेटे इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद में बेटे आगे अपन चलेंगे तो इसके अंदर बेटे जो है क्या कहते हैं परस्पर क्रियाएं आएगी, जिसके अंदर प्रीडेशन क्या होता है, सहभोजिता क्या होती है ना, जो है सिम्बायोसिस रिलेशन क्या होता है, ये सारे टॉपिकों को अपन पढ़ने वाले हैं। तो बेटे ये टॉपिक थोड़ा समझ के याद करें, लिख लिख के याद करें, तब जाकर बेटे ये टॉपिक आप याद कर पाएंगे, वरना बेटे इन टॉपिकों को याद करने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें और अच्छी तरह से समझ के याद करें। कोई ज्यादा डिटेल आपको यहाँ पर नहीं दी जा रही बेटे, ध्यान रखना आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जा रहा है ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो सके। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।